देखिए अब हम बात करेंगे रैंडम वेरिएबल जिसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन DF लिख दें, फंक्शन चलेगा। अब देखो ध्यान से, एक्चुअली में हम जो पीछे वाला क्लास हमने अभी जो बताया वही हम फिर करने जा रहे हैं। करना क्या है भाई, आपका जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, और वो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकलने वाला उसी को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। द रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन समझिएगा। पहले वाले में तो हमने बता दिया रैंडम वेरिएबल क्या होता है। डेफिनेशन लिखा हुआ है कि रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच असाइंड अ रियल नंबर टू ईच सैंपल पॉइंट इन द सैंपल स्पेस। समझ में नहीं आया, छोड़िए। देखिए जैसे हम 3 कॉइन्स की बात करें, 3 कॉइन्स जो है वो टॉस किए, 3 कॉइन्स टॉस किए या एक कॉइन 3 टाइम्स टॉस किए, बात वही है, ठीक है। तो अगर हम इसका सैंपल स्पेस निकालें तो H आएगा, H आएगा, H आएगा, T आएगा, TH आएगा, TH आएगा, TH आएगा और TT आएगा। क्यों भाई? ये पहला सैंपल पॉइंट है S1, ये सेकेंड सैंपल पॉइंट है S2, ये थर्ड सैंपल पॉइंट है S3, ये S4, ये S5, ये S6, ये S7, ये S8, ये 8 सैंपल पॉइंट हैं। हमने कहा रैंडम वेरिएबल क्या होता है, हर सैंपल पॉइंट के लिए एक रियल नंबर देता है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि जो सैंपल पॉइंट है आपका वो नंबर ऑफ हेड्स के लिए आप बात कर रहे हो, यानी S जो आप ले रहे हो, ये जो S1 S2 ले रहे हो, ये जो ले रहे हो सब पूरे, ये ले रहे हो नंबर ऑफ हेड्स। अगर मैं मान लूँ ये नंबर ऑफ टेल्स ले रहे हो, जो भी आप ले रहे हो, तो अगर मैं एक नंबर ऑफ हेड्स इन S1 निकालूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें 3 हेड हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे S1 सैंपल पॉइंट ने एक रियल नंबर दिया 3, यानी S1 3 से मैपिंग कर रहा है। क्यों भाई? अगर मैं यहाँ पर S1 S2 ले लूँ, S1 S2 अप टू S8, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 ले लूँ, तो S1 3 से मैपिंग कर रहा है। क्यों भाई? S1 3 की इमेज है। अगर मैं X S2 निकालूँ, यानी S2 मतलब 2 हेड के लिए, तो इसमें 2 हेड है ना, क्यों? और X S3 में भी 2 हेड हैं, S3 में भी 2 हेड हैं, और X S5 में भी 2 हेड हैं, और बस इतना ही है। तो मैं कह सकता हूँ X S2, X S3, X S5 सब में 2 हेड हैं, मतलब S2 के लिए भी 5 है, S3 के लिए भी 5 है, और S5 के लिए भी 5 है। क्यों भाई? ये फंक्शन में हो सकता है ना, इधर के अलग अलग एलिमेंट की सेम एज बन सकती है ना। अगर मैं X S4 के लिए बात करूं तो S4 में कितने हेड हैं? 1 हेड है ना, तो 1 हेड X S6 में भी है, 1 हेड X S7 में भी है। तो यानी यहाँ पर X4, X6, X7 जाकर के किससे इमेज बनाएगा? 1 से बनाएगा। अगर X S8 करूं तो इसमें 0 हेड है, यानी 0 से जाकर के मैपिंग करेगा। यहाँ पर S8 जो है यहाँ 0 लिख दो, यहाँ और नंबर ना लिखो, केवल आप 3 2 1 2 3 0 0 1 2 3 लिख दो। नहीं समझे? मतलब यहाँ पर अगर मैपिंग दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, जो कोडोमेन होगा उसमें 0 1 2 3 लिख दो, और यहाँ पर आप लिख दो S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8। क्यों? और देख लो अब जहाँ से S1 3 से जुड़ा हुआ है, 3 रियल नंबर देता है, S2 मैपिंग 2 से करता है, कर लेंगे ना सबका मैपिंग। इस प्रकार से इसकी मैपिंग को हम दिखा सकते हैं। तो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन समझ आ गई। अच्छा, इसके 2 टाइप बताए गए, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस बताए गए। डिस्क्रीट में क्या बताया गया कि प्रोबेबिलिटी सबकी अलग अलग होती है। जैसे आपने इसमें देखे आपने कि 1 हेड आया, 2 हेड आया, या 3 हेड आया, या 9 हेड आया, 0 हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अगर मैं आपसे कहूँ क्या 0.5
हेड आएगा तो आप कहेंगे यहाँ 0.5 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कहलाता है आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसका, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा और जो प्रोबेबिलिटी निकलती है उसी को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। क्यों भाई, केवल एग्जांपल्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चंस हैं, फार्मूला जानने का मतलब न्यूमेरिकल लगना नहीं होता, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्स्ड विथ 16 गुड ऑरेंजेस। मतलब आपके पास एक बॉक्स है, उसमें 16 गुड ऑरेंजेस हैं, उसमें 4 बैड ऑरेंजेस मिला दिए गए। चलिए मिला दिए गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस इन ड्रॉन ऑफ 2 ऑरेंजेस। मतलब आपको 2 ऑरेंज यहाँ पर ड्रा करने, ठीक है। और भाई सिंपल सी बात है, आपके बॉक्स में कितने ऑरेंजेस आ गए हैं, 20 आ गए हैं ना। और कह रहे हैं इसमें से 2 ऑरेंजेस हमको ड्रा करने हैं, विद रिप्लेसमेंट हम ले रहे हैं, फिलहाल विद रिप्लेसमेंट ले रहे हैं, ठीक है। या 1 बाई 1 नहीं कर रहे ना, 2 ऑरेंजेस ड्रा कर रहे हैं, हमने सक्सेसिवली वर्ड यूज नहीं किया है। फिर समझिएगा, यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट तब होता है जब हम सक्सेसिवली बात करते हैं, एक एक करके। अब एक एक करके निकालते हैं तो हमको बताना पड़ता है विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो कहते हैं आपको 2 निकालने हैं, ज़रा समझिएगा। x यहाँ पर px, भाई 2 में से आप जानते हैं या तो 0 ऑरेंजेस होंगे, बैड वाले, बैड, आपसे बैड की प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं ना। 2 में से या तो 1 बैड ऑरेंज होगा, या तो 2 में से दोनों बैड ऑरेंज होंगे। यही 3 केस पॉसिबल हैं, कि और भी केस कोई पॉसिबल दिख रहा है आपको। अगर मैं कहूँ 0 ऑरेंज की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो आप कहेंगे भाई 0 बैड ऑरेंज के लिए जरूरी है कि आप 16 गुड ऑरेंजेस में से 2 निकालें, 2 निकालें, सक्सेसफुली नहीं कहा गया। तो 16C2 अपान 20C2 होगा ना। अगर ये 1 बाई 1 होता, देखो अगर 1 बाई 1 होता विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट में 16/20 इंटू 16/20 आता। समझ में बात नहीं आई, विद रिप्लेसमेंट सक्सेसिवली। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो पहला ऑरेंज 16/20, दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट 15/19। क्यों भाई, ये विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट, 0 बैड ऑरेंज। समझ में आई बात। अब देखो, अब आपने 2 ऑरेंज निकाले एक साथ, सक्सेसफुली नहीं कर रहे हैं, 2 ऑरेंज निकाले और उसमें 1 बैड है, तो सिंपल सी बात है 1 बैड है तो 1 गुड है, ठीक है। तो यानी कि 16 में से 1 इंटू 4 में से 1 अपान 20C2, यही होगा आपका। इसी प्रकार से अगर 2 आप निकाल रहे हो तो क्या मतलब है, 2 कहाँ से निकाल रहे हो, 4 में से निकाल रहे हो ना, दोनों बैड निकाल रहे हो, तो 4C2 अपान 20C2 ये होगा। कि जो x आपने लिए हैं ये क्या है, ये रैंडम वेरिएबल हैं, डिस्क्रीट हैं, और ये इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या है, तो आप कहेंगे, मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, इसके पहले मैं लिखवा दिया, नोट कर लिया ना इसको। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, मैं लिख रहा हूँ, हमारे पास लिखी हुई है, क्योंकि हमको वही चीटिंग करके लिखनी है कि लेट x बी, देखो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्या बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिख रहा हूँ। लेट x बी, हमने कहा था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में जो रैंडम वेरिएबल लिए जाते हैं वो डिस्क्रीट लिए जाते हैं, याद है ना। बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल सच दैट px को हमने मान लिया p1, ठीक है। देन p1 is said to be probability mass function, इसको PMF लिखते हैं, if it satisfies the following condition, the following condition। पहली कंडीशन ये है, इसको PI लिख दो,
कोई भी हो सकता है ना, P1 P2 कुछ भी हो सकता है। पहली कंडीशन Pi जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, और दूसरी कंडीशन सिग्मा Pi जो है वो 1 हो। अब आप इसको समझाने के लिए जो ऑरेंजेस का कॉन्सेप्ट है, अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया है, उसी एग्जाम्पल को देख लो। वहाँ पर हर एक की प्रोबेबिलिटी जो थी वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है कि नहीं है, और अगर उनका सबका सम कर दो, सिग्मा Pi कर दो, सबका सम करके आप देख लेना, मतलब 16C2 अपान 20C2 प्लस 16C1 इंटू 4C1 अपान 20C2 प्लस 4C2 अपान 20C2, अगर इनका सम करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। एक आता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। देखिए देखो लिखा हमने प्रोबेबिलिटी वो डेंसिटी फंक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख दूँ तो उसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या होता है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डेंसिटी बाद में कराएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखिए, लेट x बी अ डिस्क्रीट random variable, then the discrete distribution function, या इसको क्यूमुलेटिव कहते हैं, क्यूमुलेटिव distribution function is defined। पहली बात तो जो fx बराबर सिग्मा Pi लिखा जाता है, ठीक है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है जरा समझने की कोशिश करिए, सावधान। हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोला है, इसको लिखा जाता है fx बराबर सिग्मा Pi। सावधान, क्यूमुलेटिव वर्ड आपने सुना है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी है आपने, क्यों पढ़ी है ना। मैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूं, ठीक है, समझाएं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कार्ड ड्रा किए थे, 3 कार्ड फेंके थे ना, इसी क्वेश्चन फेंके थे ना, इसी में था कि नहीं था जब पढ़ा रहे थे, 3 कार्ड फेंके थे ना। अब देखो हमने 3 कॉइन्स फेंके थे, 3 कॉइन्स में नंबर ऑफ हेड्स हमने बताए थे, ठीक। अभी हम रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन बता रहे थे तो हेड्स बताए थे। कितने हेड आए थे, 0 हेड आए थे, या 1 हेड आए थे, या 2 हेड आए थे, या 3 हेड आए थे। क्यों भाई, 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी जरा बताइए, पीछे पलट के देखिए। 0 हेड एक बार आया था ना पूरे 8 में से, तो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है ना। 2 हेड, 1 हेड कितनी बार आया था, 1 हेड कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 3/8 होगी प्रोबेबिलिटी। और 2 हेड कितनी बार आया है, 3/8 आया है, और तीनों हेड 1/8 आया है। इन तीनों का सम करेंगे 1 आएगा ना। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे लिखा जाता है, सावधान, ये लिखने जा रहे हैं fx बराबर, देखो ध्यान से, क्या हमने कहा लिखते हैं, सिग्मा px, यही बोला है ना हमने। तो इसमें हम लिखते क्या है, कितने हेड आए हैं, 0 1 2 3 आए हैं ना यहाँ पर। तो एक हम लिखेंगे x लेस आर इक्वल टू 0, एक में लिखेंगे x लेस आर इक्वल टू 1, एक में लिखेंगे x लेस आर इक्वल टू 2, एक में लिखेंगे x लेस आर इक्वल टू 3। लैंग्वेज समझ में आई। अगर आपके जो x हैं रैंडम वेरिएबल वो 0 से 3 तक वेरी कर रहे हैं, उनकी ये प्रोबेबिलिटी है, तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में लिखेंगे x इज लेस आर इक्वल टू 0, लेस आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 2, लेस आर इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, fx में क्या लिखना है, सिग्मा Pi लिखना है ना। अब बताओ, लेस आर इक्वल टू 0 में प्रोबेबिलिटी यही है ना आपकी 1/8, तो यहाँ तो 1/8 हो गई। अब लेस आर इक्वल टू 1 में क्या है, लेस आर इक्वल टू 1 में ये भी है और ये भी है, क्यों, तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। 1/8 प्लस 3/8 क्या आएगी, 4/8 आएगी। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है, ये सिग्मा बोला गया है ना। अब लेस आर इक्वल टू 2 में क्या है,
ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, जोड़ दो 1/8, 3/8, 3/8, 7/8 लेस आर इक्वल टू 3 में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी और ये भी, सबको जोड़ दो तो 8/8 आएगा, नहीं 1 आएगा। तो इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा लेंदी एग्जांपल, नोट कर लिया ना इसको। एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें कई चीज़ें एक साथ पूछी गई हैं। ठीक है, इसीलिए इस एग्जांपल को समझाना हम उचित समझते हैं। देखो ध्यान से, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है। यहाँ x दिया है और यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। x दिया है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये दिया है 0, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है k, इसकी दी है 2k, इसकी दी है 2k, इसकी भी है, 4 में है 3k, 5 में है k स्क्वायर, 6 में है k स्क्वायर, नहीं 6 में है 2k स्क्वायर और 7 में है 7k स्क्वायर प्लस k। ठीक है, सबसे पहले तो आपसे कह रहे हैं भाई k की वैल्यू फाइंड करिए, सबसे पहला काम। तो एक एक पार्ट हम लगाते जा रहे हैं। देखो, अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो हमने आपको कहा था कि इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। क्यों? यानी आप कहेंगे कि P0 प्लस P1 प्लस P2 अप टू P7 सबका सम क्या होगा? 1 होगा, ये हम जानते हैं। यानी कि इसको हम देखेंगे तो 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू निकाला जाए। देखो 7k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस ये तो 10k स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 2 1 2 2 4 1 5 3 8 और 1 9 प्लस 9k हो गया और -1 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज करना आपको आता है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो k की एक वैल्यू आएगी -1 और एक की वैल्यू आएगी 1/10। क्यों भाई? अब चूंकि -1 तो नॉट एक्सेप्टेड है, तो अगर -1 लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी निगेटिव आ जाएगी। तो यानी कि आपका 1/10 लेंगे, 0.1। ठीक है, जब 1/10 लेंगे तो 0 की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, यहाँ 0.1 आएगी, यहाँ 2/10 0.2 आएगी, यहाँ 2/10 0.2 आएगी, 3/10 0.3 आएगी, 1/100 0.01 आएगी, ये 0.02 आएगी, ये 7.07 प्लस 0.1 0.17 आएगी। क्यों भाई? के का मान रख दिया उठा करके। पहला पार्ट समझ में आ गया? ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि आप सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए ऑफ x इज लेस देन 6, लेस हो ग्रेटर हो कुछ भी हो। तो क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? यानी आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। क्यों भाई? और अगर इतनी बड़ी आपको ना लिखना हो तो 1 में से आप माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 चलेगा भाई। इतनी बड़ी सम करने के बजाय इन दो को प्लस करके 1 माइनस कर दो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना है? 0.202 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 है 0.17, तो 1 माइनस 0.19 तो ये कितना आएगा? 0.81 आएगा ना। और अगर इसको ऐड कर दोगे 0. ये सबको ऐड करो जरा, 0.1 0.2 इसको ऐड करो, ये भी आपका 0.81 आएगा। ये तरीका समझ में आया, ये निकालना। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालिए। मेन मेरा एम ये है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तो ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं, है ना।
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकालेंगे? तो देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने का तरीका क्या होता है। आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहिए चाहे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहिए, दोनों बात है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखो ध्यान से, क्या अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, हमने कहा एफ एक्स बराबर, यहां पर जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 7 तक है ना। तो हम जरा उस वाले पार्ट में जाते हैं, यहां जगह कम है, यहां पर लेते हैं। आपके कैमरे में आ रहा है ये वाला पार्ट, इधर वाला। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, x इज लेस आर इक्वल टू 0, x इज लेस आर इक्वल टू 1, x इज लेस आर इक्वल टू 2, लेस आर इक्वल टू 3, लेस आर इक्वल टू 4, लेस आर इक्वल टू 5, लेस आर इक्वल टू 6, लेस आर इक्वल टू 7। लेकिन समझ में आई? जब लेस आर इक्वल टू 0 करेंगे तो भाई 0 आएगा, है ना। जब लेस आर इक्वल टू 1 करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0.1 ही आएगा। जब लेस आर इक्वल टू 2 करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 0.3 आएगा। लेस आर इक्वल टू 3 करेंगे तो इनको ऐड कर देंगे तो 0.5 आएगा। आगे ऐड करते जाओ, क्या दिक्कत है। लेस आर इक्वल टू में 0.3 और कर देगा 0.8 आएगा। लेस आर इक्वल टू 5 में ये और कर दोगे 0.81 आएगा। लैंग्वेज समझ में आ रही नहीं आ रही है? आगे 6 में करेंगे तो 0.2 और प्लस करो, कितना आएगा 0.83 आएगा। इसको करेंगे तो 1 आएगा। समझाए? इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा जाता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मास फंक्शन के बारे में इंटर में आप पढ़ चुके हैं। जो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं ना, तो जो आप ये प्रोबेबिलिटी लिखते हैं यही मास फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, इस प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। नोट करिए।